नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त सौरभ मिश्र। आज हम बात करने वाले हैं नेहा वर्मा केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। यहीं पर एक पॉश कॉलोनी है, श्रीनगर मेन कॉलोनी। इसी कॉलोनी में एक घर था, हाउस नंबर 24। यह बात जून 2011 के शुरुआती हफ्ते की है। निरंजन देश पांडे नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने इस घर का एक पोर्शन किराए पर लिया था। इस घर में बस 3 लोग ही रहते थे। निरंजन की पत्नी मेघा देशपांडे, बेटी अश्लेषा देशपांडे और निरंजन की सास या मेघा की मां रोहिणी। निरंजन तो घर पर रहते नहीं थे। यह किसी बैंक में एम्प्लॉय थे। अच्छी खासी पोस्ट पर नौकरी करते थे। इनका अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता था, इसलिए यह परिवार से दूर कहीं और रहते थे। मेघा देशपांडे भी एक जॉब करती थी। ये किसी कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मल्टी लेवल मार्केटिंग करती थी, यानी एमएलएम। एमएलएम तो आपको पता ही होगा, जिसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ते जाएं उतनी ज्यादा कमाई हो। अब जो भी हो, वहीं बेटी अश्लेष देशपांडे भी, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी और यह 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वैसे इनका होम टाउन उज्जैन में था, मगर यह इंदौर में रहते थे। पहले यह इंदौर में ही कहीं और रहते थे। फिर जून 2011 में श्रीनगर कॉलोनी आ गए। ठीक ठाक यह फैमिली थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब दिन आता है 19 जून 2011। शाम के 5:30 से 6 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। देश पांडे फैमिली के पड़ोस में इसी फ्लोर पर एक दूसरी किराएदार भी रहती थी, दीप्ति कपिल। जब दीप्ति देश पांडे फैमिली के फ्लैट के सामने से गुजर रही थी, तभी इनकी निगाह पड़ी मेन दरवाजे पर। मेन दरवाजे को देखकर इन्हें कुछ अजीब सा लगा। वह दरवाजा बाहर से बंद था, मगर उस दरवाजे पर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। कुंडी पर भी लाल रंग के निशान थे। यही नहीं, फर्श पर भी खून के पैरों के निशान थे। अजीब सी स्मेल भी दीप्ति को आ रही थी, जो शायद इसी खून का रहा होगा। यह जून का टाइम था, तो गर्मी भी थी। अब दीप्ति ने इस घर के मकान मालिक विशाल पांडे को बुलाया। उन्हें यह सारे खून के निशान दिखाएं। इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि यह खून लगे कुंडी को खोलकर घर के अंदर जाएं। बाहर से इन लोगों ने देश पांडे फैमिली को आवाज दिया। दरवाजा खटखटाया। 5 से 10 मिनट तक जब कोई भी जवाब नहीं मिला, तो मकान मालिक एक खिड़की से झांक कर घर के अंदर देखते हैं। जैसे ही इन्होंने खुली हुई खिड़की से अंदर देखा, इनकी चीखें निकल जाती हैं। सामने बेडरूम के दरवाजे के पास 3-3 शव पड़े हुए थे, और यह किसी और के नहीं, बल्कि घर में ही रहने वाली तीनों महिलाएं, अश्लेषा, मेघा और रोहिणी के थे। इनके अंदर से खून भी प्रवाहित हो रहा था। घर में फर्श पर भी पूरा खून फैला हुआ था। यह सब कुछ देखकर मकान मालिक ने दूसरे पड़ोसियों को आवाज दिया। उन्होंने भी खिड़की से झांक कर देखा। इसके बाद टेलीफोन से पुलिस को कॉल किया जाता है। मकान मालिक ने घर के मुखिया निरंजन देश पांडे को भी कॉल करके सारी सूचना दी। वह भी ज्यादा दूर नहीं रहते थे। वह तुरंत निकले। यहां एमआईजी कॉलोनी के पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाया गया। उस घर में चारों तरफ खून ही खून पड़े हुए थे। दीवारों पर, बेडशीट पर, फर्श पर, हर तरफ घर के सामान भी यहां वहां पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे। घर की अलमारियां वगैरह खुली हुई थी। कैबिनेट्स खुले हुए थे। तुरंत ही पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। सीन ऑफ क्राइम की थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस को 2 बुलेट के शेल्स मिले। लगा कि यहां पर गोली चली थी। एक शव जो मकान मालिक से पता चला कि मेघा देश पांडे का है, उनके सर में गोली लगी हुई थी। बाकी जो अश्लेषा देश पांडे और रोहिणी फड़के का शव था, उनके ऊपर किसी तेज धार चीज से अनगिनत वार हुए थे। बहुत ही भयानक तरीके से सबका कत्ल किया गया था। फोरेंसिक टीम ने वहां से ब्लड सैंपल्स उठाए। बिखरी हुई चीजों पर फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं। मकान मालिक विशाल पांडे ने एफआईआर दर्ज करवाई। आईपीसी सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की जाती है। शुरुआती जांच पड़ताल और पंचनामा करने के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इधर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ पर एक घर में 3-3 लोगों का कत्ल हो गया, वैसे वैसे लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा हो रही थी। थोड़ी देर के बाद घर के मालिक निरंजन देश पांडे वारदात वाली जगह पर पहुंचते हैं। धीरे धीरे कुछ रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं। निरंजन देश पांडे ने जब अपने घर में थोड़ा चेक किया, छानबीन की, तो पता चला कि यहाँ से कई सारे कीमती सामान गायब हैं। पत्नी मेघा के सोने के कंगन और मंगलसूत्र, सास रोहिणी के कंगन, बेटी अश्लेषा का मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड्स, ये सब घर में जिस जगह पर होने चाहिए थे, वहां पर नहीं थे और ना ही कहीं और थे। इससे पुलिस को लगा कि यह शायद लूटपाट के लिए कत्ल किए गए होंगे। यह शाम का टाइम था। कत्ल को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, यानी दिन के टाइम ही बदमाश घर के अंदर घुसे
और पूरे परिवार का कत्ल करके सामान लूट कर भाग गए। पड़ोसियों ने भी किसी को आते जाते यहां पर नहीं देखा था। यही नहीं, गोली भी यहां चली थी। किसी पड़ोसी ने गोलियों की आवाज तक नहीं सुनी थी। यह घटना कुछ ही देर में पूरे मध्य प्रदेश में फैल जाती है। इंदौर में भी शायद ही पहले ऐसा हुआ हो। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। पब्लिक और न्यूज मीडिया पुलिस के पीछे पड़ गई। जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ो। इस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पुलिस ने सबको खंगालना शुरू कर दिया। शवों की हालत को देखते हुए ऐसा भी लग रहा था कि इस तरह से कोई लूटपाट करने वाला कत्ल नहीं कर सकता। इसमें दुश्मनी का भी एंगल हो सकता है। निरंजन देश पांडे से पुलिस ने बातचीत शुरू कर दी। अब 70 साल की बुजुर्ग महिला रोहिणी की किसी से क्या दुश्मनी होगी? उनको इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा गया? पुलिस मेघा और अश्लेषा की कॉल डिटेल्स भी निकलवाती है। साथ ही साथ इनके फोन में कितने ऐसे नंबर थे जो कि घर के करीब वाले मोबाइल टावर से कनेक्टेड हो, यानी घर के आसपास हो। अश्लेषा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। इसके दोस्तों से भी पूछताछ किया जाता है। आखिर अश्लेषा की कोई दुश्मनी हो, कॉलेज में कोई विवाद हुआ हो, मेघा के ऑफिस में भी पता किया गया। निरंजन की भी कोई दुश्मनी नहीं मिलती है। अब अगले दिन तक तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है। इसमें नानी और नातिन यानी रोहिणी और अश्लेषा के शरीर पर किसी तेजधार चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया था। ढेर सारे निशान थे। वहीं मेघा देश पांडे के सर में गोली पाई गई। इनकी मृत्यु गोली लगने की वजह से हुई थी, मगर पुलिस को तो घटना वाली जगह से 2 गोलियों के शेल मिले थे। पुलिस को तो एक गोली समझ में आ रहा था, लेकिन दूसरी गोली कहां पर लगी? फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने इस क्राइम सीन को अच्छे से खंगाल लिया था, लेकिन कहीं पर भी दूसरी गोली का निशान नहीं मिला। गोली तो चली थी, यह तो कंफर्म था, लेकिन दूसरी गोली कहां पर लगी? फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला क्राइम सीन से जो भी ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे, उसमें से 3 सैंपल्स तो तीनों विक्टिम के थे, मगर एक चौथा सैंपल भी मिला। अब यह किसका होगा? कहीं यह कातिल का ही तो नहीं जिसने गोली चलाई हो। विरोध के दौरान दूसरी गोली उसको ही लग गई होगी, इसीलिए क्राइम सीन से उसका ब्लड मिला है। अब पुलिस ने अपनी खबरों और मुखबिरों को भी एक्टिव किया। पता लगाने को बोल दिया कि 19 जून से लेकर आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, खासतौर पर वे जिन्हें गोली लगी हो। क्योंकि एटीएम कार्ड्स भी गायब थे, तो पुलिस देश पांडे परिवार के बैंक अकाउंट्स को भी नजर में रखी हुई थी। सीसीटीवी से कुछ खास क्लू नहीं मिलता है। घटना स्थल के आसपास ऐसे कैमरे नहीं लगे थे। घर में एंट्री करने वाले जितने भी रास्ते थे, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ सही सलामत थे। इससे डाउट हुआ कि घर में जो कोई भी आया होगा, वह अक्सर आता जाता रहा होगा। उसे पता होगा कि घर में कौन कौन रहता है। यहां से बिना किसी की नजर में आए कैसे जा सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं। उसकी एंट्री घर में फ्रेंडली तरीके से हुई थी, यानी वह कोई परिवार का जानकार ही होगा। निरंजन देश पांडे के अनुसार परिवार को यहां पर शिफ्ट हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, और जान पहचान के लोग भी काफी दूर रहते थे। इन्हें किसी पर शक भी नहीं था। अब इसी दौरान पुलिस के पास देश पांडे परिवार के लोगों की सीडीआर रिपोर्ट आती है। सबसे पहले अश्लेषा देश पांडे के कॉल डिटेल्स चेक किए गए। इन्होंने आखिरी बार किससे बात की थी? दोस्त आखिर कौन कौन से हैं? उन दोस्तों की हिस्ट्री क्या है? स्वभाव कैसा है? अश्लेषा के प्रति उनका इंटेंशन कैसा है? मगर यहां से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। खैर, पुलिस ने यहां पर मेघा की भी कॉल डिटेल्स चेक की। इनकी सीडीआर रिपोर्ट में एक फोन नंबर दिखाई देता है। सबसे आखिरी बार इसी नंबर पर बात हुई थी, और इस पर अक्सर बात होती रहती थी। जब से ही मेघा श्रीनगर कॉलोनी में रहने के लिए आई, तब से ही कॉल आने जाने शुरू हो गए थे। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में और पता किया, तो यह किसी बुजुर्ग आदमी का निकलता है। कत्ल वाले दिन यह नंबर शाम के 5 बजे देश पांडे परिवार के घर के आसपास भी पाया गया था। मोबाइल टावर लोकेशन यहीं की थी। अब क्या था? पुलिस तुरंत ही उस नंबर धारक के पास पहुंचती है। यह एक वैन ड्राइवर थे। इनसे बातचीत की जाती है। इन्होंने कहा कि यह किसी भी मेघा देश पांडे नामक महिला को नहीं जानते हैं, और ना ही कभी कॉल किया उन्हें। लेकिन कॉल तो इनके ही नंबर से जा रहा था। इस पर आदमी ने कहा कि इनकी एक बेटी है, नेहा वर्मा। वही इनसे फोन लेकर किसी से बात करती रहती थी। पिता ने यह भी बताया कि 19 जून के बाद से बेटी घर पर नहीं आई। अभी तक 1-2 दिन बीत चुके थे। अब पुलिस नेहा वर्मा को कहां पर ढूंढे? नेहा एक ब्यूटिशियन थी, किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पुलिस ने वहां पर भी पता किया, लेकिन यहां पर भी नेहा 19 जून के बाद से नहीं गई थी। अब पुलिस का शक सीधे नेहा वर्मा पर आ जाता है। उधर 19 जून के दिन देश पांडे फैमिली के 3 लोगों का कत्ल हुआ।
इधर नेहा भी 19 जून से ही गायब है। अब पुलिस ने पिता से नेहा का फोटो लेकर आसपास के थानों में सर्कुलेट करा दिया और ढूंढने को कहा। इसी दौरान पुलिस को किसी मुखबिर से टिप मिली कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 19 जून की शाम से कोई शख्स एडमिट है और उसके पैर में गोली लगी है। 22 जून की सुबह 6 बजे के आसपास एक पेट्रोलिंग ऑफिसर थे, विजय चौहान। ये इंदौर के एलआईजी कॉलोनी में अपना गश्त लगा रहे थे। यह जगह देश पांडे फैमिली के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। तो पेट्रोलिंग ऑफिसर ने एक संदिग्ध लड़की को एलआईजी कॉलोनी में एटीएम के पास देखा। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। वह शायद किसी से बचने की कोशिश कर रही थी, अपना चेहरा छिपा रही थी। क्योंकि नेहा वर्मा के बारे में सभी पुलिस वालों को पता था, तो पेट्रोलिंग ऑफिसर को उस सस्पेक्ट लड़की का चेहरा नेहा वर्मा के जैसा लग रहा था। इन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को इसकी सूचना दी। कुछ ही मिनटों में केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी टीम को लेकर एलआईजी कॉलोनी पहुंचे और उस लड़की को पकड़ लिया। यह लड़की नेहा वर्मा ही थी। इसके पास एक एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ जो कि मृतक अश्लेषा देश पांडे का था। पुलिस नेहा वर्मा को उठा लेती है। उधर एक टीम हॉस्पिटल पहुंची जहां पर वह पेशेंट एडमिट था जिसके पैर में गोली लगी थी। अब क्योंकि यहां पर इसे गोली लगी थी तो यह पुलिस केस बनता था। तो इसने 19 जून की शाम अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी जिसने इसको गोली मारी थी। इस पेशेंट का नाम था राहुल उर्फ गोविंद चौधरी। उधर नेहा वर्मा से पुलिस ने पूछताछ की। जल्दी ही वह लड़की टूट जाती है। उसने बताया कि अश्लेषा, मेघा और रोहिणी का कत्ल इसके बॉयफ्रेंड राहुल और उसके दोस्त मनोज अतोड़ ने की थी। गोविंद चौधरी उर्फ राहुल वही आदमी जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था जिसके पैर में गोली लगी थी। दरअसल वह गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही चलाई थी। गलती से चल गई थी और इसने झूठी एफआईआर लिखवाई थी कि किसी और ने चलाई। मनोज अथोड़ ने भी किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराया था। इसको भी कुछ चोटें आई हुई थी। नेहा तो पकड़ी जा चुकी थी। अब राहुल और मनोज को भी नेहा की मदद से पकड़ा जाता है। नेहा के पास से तो एटीएम कार्ड्स बरामद हो गए। वहीं राहुल और मनोज के पास से देश पांडे फैमिली के जेवर, चाकू और एक पिस्तौल बरामद होता है। जून 2011 के शुरुआती हफ्ते में मेघा देश पांडे, अश्लेषा देश पांडे और रोहिणी फड़के श्रीनगर कॉलोनी में शिफ्ट होती हैं। इनके घर में पैसे वगैरह की कमी तो थी नहीं। मेघा भी एमआई लैम्प का काम करती थी। मेघा को गहने पहनने का बहुत शौक था। इनके पास लाखों के सोने के गहने थे। जब भी यह बाहर कहीं जाती तो अच्छे से तैयार होकर जाती थी, सोने के गहने पहनकर जाती थी। श्रीनगर कॉलोनी में शिफ्ट होने के बाद यह एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी करने के लिए जाती है। किसी न्यूज आर्टिकल में है कि यह इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल में गई थी, तो कहीं पर है कि ऑनरबिट मॉल में गई थी। ट्रेजर आइलैंड मॉल 2005 में इंदौर में ओपन हुआ था और ऑनरबिट मॉल 2013 में। ऐसे अगर देखा जाए तो ट्रेजर आइलैंड मॉल में ही मेघा गई होंगी क्योंकि यह 2011 की घटना है। तो 9 से 10 जून 2011 को मेघा मॉल आती है शॉपिंग करने। इसी दौरान मॉल में नेहा वर्मा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ आई हुई थी। इसके पिता एक मामूली वैन ड्राइवर थे। यह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मगर नेहा के मन में था कि इसे रातों रात अमीर बनना है। कुछ ऐसा करना है जिससे यह जल्दी से अमीर हो जाए। इसके ऐसे ही अजीब से सपने थे। तो नेहा वर्मा ने मेघा देश पांडे को शॉपिंग मॉल में पहली बार देखा। मेघा ने ढेर सारे कीमती गहने पहन रखे थे। उसके हाथ में भी ढेर सारा सामान था जो भी उसने शॉपिंग किया था। नेहा उन्हें देखकर काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इसने सोचा कि वो औरत किसी अमीर घराने से होगी, मुझे उनसे दोस्ती करनी चाहिए। नेहा फिल्में भी काफी देखती थी। यह बिल्कुल फिल्मी अंदाज में मेघा के पास जाती है। जल्दी जल्दी यह गई और मेघा से जाकर टकरा गई। मेघा के हाथ से कुछ सामान छूटकर जमीन पर गिर जाता है। नेहा ने उन्हें सॉरी आंटी बोला और उनके सामान उठाने लगी। फिर यह उनसे बातचीत करती है, अपने बारे में बताती है, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है। इसने कहा कि इसके पास कोई काम नहीं है, जॉब करना है, उसकी टेंशन है। यह मेघा को उनकी कार तक छोड़ने भी जाती है। नेहा के ऐसे फ्रेंडली अंदाज से मेघा को अच्छा लगा। यह भी उससे बात करती हैं। इन्होंने बताया कि यह ब्यूटी प्रोडक्ट के मल्टी लेवल मार्केटिंग में है। यह सुनते ही नेहा सरप्राइज हुई। इसने कहा कि यह ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर में काम करती है। एक तरफ मेघा देश पांडे ब्यूटी प्रोडक्ट के बिजनेस में थी, वहीं नेहा वर्मा ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। ऐसे दोनों में कॉमन चीज आई, ब्यूटी प्रोडक्ट। फिर दोनों ने अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद नेहा अक्सर मेघा से फोन पर बात करने लगी। यह सब कुछ नेहा मेघा के अमीर होने की वजह से कर रही थी। यह कई बार उनके घर पर भी गई।
यह सब कुछ बस हफ्ते भर में ही होता है। नेहा का एक बॉयफ्रेंड था, राहुल उर्फ गोविंद चौधरी। इसका भी दिमाग नेहा के जैसा ही था कि रातों रात अमीर बनना है। नेहा ने राहुल को बताया कि इसकी दोस्ती एक अमीर घराने की महिला से हुई है। वो ढेर सारे महंगे महंगे गहने पहनती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपस में बातचीत करते करते इनके मन में एक शैतानी आइडिया आता है। क्यों ना मेघा देश पांडे के घर पर डाका डाला जाए। जब वह इतने सारे गहने पहनती है तो ना जाने घर पर भी कितने सारे गहने होंगे। नेहा और राहुल शादी भी करना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे। सोचा कि शादी से पहले अच्छे खासे पैसे कमा लिए जाएं। मेघा देश पांडे ने बातों बातों में अपने घर की सारी बातें नेहा को बता दी थीं कि इसके पति घर से कहीं दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं। घर पर केवल इनकी बेटी अश्लेषा और बूढ़ी माँ रहती हैं। नेहा और राहुल ने सोचा, मतलब उनके घर पर कोई आदमी नहीं है, बस 3 औरतें ही हैं, डाका डालना आसान होगा। नेहा शर्मा केवल 23 साल की थी, यानी मेघा देश पांडे की बेटी अश्लेषा की उम्र के आसपास की। वहीं राहुल 24 साल का था। अब बस यही दोनों मिलकर आखिर डाका वहां पर कैसे डाल सकते हैं। इसमें किसी और के मदद की भी जरूरत पड़ेगी। राहुल के जानकार में एक शख्स था, मनोज अतोड़। वैसे राहुल को मनोज का ध्यान इसलिए आया क्योंकि उसके पास एक पिस्तौल थी। सोचा कि उसी वेपन से डरा धमकाकर वहां पर लूटपाट करेंगे। पहले तो बस लूटपाट का ही ख्याल आया, लेकिन लगा कि वह लोग बाद में नेहा के बारे में पुलिस को बता सकते हैं, फिर यह सभी लोग फंस जाएंगे। इसके बाद सोचा कि यह सभी को ही खत्म कर देंगे, कोई भी पुलिस को गवाही देने वाला नहीं बचेगा। मनोज अतोड़ भी लूटपाट के लिए मान गया। अब यह तीनों मिलकर सारी प्लानिंग करने लगे। सब कुछ 7 से 8 दिन के अंदर ही चल रहा था। इसी में ही नेहा ने एक दिन मेघा को कॉल करके कहा कि इसे भी आपके जैसे एमएलएम करना है, आप अपने साथ मुझे जोड़ लीजिए, मैं भी यह काम करना चाहती हूँ। मेघा ने कहा, ठीक है, ये पता करके बताती है। फिर 19 जून की दोपहर में मेघा ने नेहा को कॉल करके घर पर बुलाया और फॉर्म भरने को कहा। नेहा वर्मा शाम के 5 सवा 5 बजे के बीच घर पर पहुंचती है। नेहा ने फॉर्म को देखा और यह थोड़ी कंफ्यूज होती है। इसने मेघा से पूछा कि क्या इसे फील करने के लिए अपने दोस्त को बुला लूं, वो यहीं पास में ही रहता है। मेघा ने कहा, ठीक है, बुला लो। इसके बाद नेहा ने कॉल करके राहुल को बुलाया। उधर राहुल और मनोज पूरी तैयारी के साथ थे। प्लानिंग हो चुकी थी। जब नेहा का इशारा मिला तो राहुल मनोज को लेकर देश पांडे परिवार के फ्लैट में पहुंचा। फिर मौका देखते ही राहुल ने मेघा के सर में गोली दाग दी। गोली की आवाज सुनकर बेटी अश्लेषा और नानी रोहिणी लिविंग रूम में भागे भागे आती हैं। आखिर हुआ क्या? इन्होंने देखा कि सामने 3 लोग खड़े हैं और मेघा जमीन पर पड़ी है। फिर इन तीनों बदमाशों ने अश्लेषा को डराया, धमकाया और उससे 2 एटीएम कार्ड्स ले लिए। उसका पिन नंबर भी पता कर लिया। राहुल अब दूसरी गोली अश्लेष पर चलाने वाला था, लेकिन गोली पिस्टल में ही फंस जाती है, चलती नहीं है। ये अटक गई। फिर राहुल उसे चेक करने लगा। इसी दौरान गलती से राहुल से ट्रिगर दब जाता है और गोली इसके ही पैर में जाकर लग गई। अब इसके पैर से खून प्रवाहित होने लगा, मगर वहां पर इतनी गहमा गहमी हो चुकी थी कि कुछ समझ नहीं आया। फिर चाकू से अश्लेषा पर कई बार वार हुए। उसके बाद नानी रोहिणी को भी खत्म कर दिया गया। फिर तीनों ने मिलकर घर से 1.5 लाख रुपए कैश, 5 लाख के गहने, 2 एटीएम कार्ड्स, मोबाइल फोन और कैमरा लेकर वहां से भाग गए। दरवाजे की कुंडी को बाहर से ही बंद कर दिया। राहुल और मनोज हॉस्पिटल जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि राहुल को गोली लगी थी और मनोज को भी उनके विरोध के दौरान थोड़ी बहुत चोट आई थी। पुलिस ने इन तीनों की निशानदेही पर कत्ल वाले दिन पहने हुए कपड़े, जूते, टूटा हुआ मोबाइल फोन, कैमरा सब कुछ बरामद कर लिया। 58 पन्नों की चार्जशीट इंदौर के एडिशनल सेशन कोर्ट में सबमिट किया गया। ट्रायल शुरू होता है। आरोपियों के कपड़ों पर खून के कुछ अंश पाए गए थे, जिनका डीएनए देश पांडे विक्टिम्स के डीएनए से मैच हो गया। क्राइम सीन पर मिला चौथा ब्लड सैंपल राहुल के ब्लड सैंपल से मैच होता है। लुटे हुए सामानों पर तीनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। क्राइम सीन के फर्श पर जो पैरों के निशान पाए गए थे, आरोपियों ने जो भी चप्पल जूते पहने हुए थे, कत्ल वाले टाइम उसके डिजाइन और डायमेंशन से मैच कर रहा था। बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चला कि जो गोली चली थी वह मनोज अथोड़ की पिस्तौल से ही चली थी। कोर्ट में करीब 36 लोगों ने देश पांडे फैमिली की तरफ से गवाही दी थी और 9 लोगों ने कातिलों की तरफ से। जिस तरह से इन तीनों ने कत्ल को अंजाम दिया, 3 पीढ़ियां खत्म कर दी। 3 दिसंबर 2013 को सेशन कोर्ट ने नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज अतोड़, इन तीनों को 3-3 बार फांसी की सजा सुनाई। मतलब इन्होंने जितने भी कत्ल किए थे उन सब के लिए फांसी।
इस केस को रेस्ट ऑन ऑफ रेयर की कैटेगरी में जगह दी गई। टेक्निकली देखा जाए तो एक इंसान को एक ही बार फांसी हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे अपराध के लिए कितनी इंटेंस सजा दी गई। तीनों को 3-3 बार फांसी। जब यह केस इंदौर हाई कोर्ट में जाता है तो वहां पर भी 29 सितंबर 2014 तक यही सेम कैपिटल पनिशमेंट दिया गया जो कि लोअर कोर्ट ने दिया था। जजेस की बेंच ने खुद कहा कि अपराधी माफी के लायक नहीं है। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहां पर भी काफी बहस होता है, सुनवाई होता है। यहां पर तीनों की सजाओं को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और यह कम से कम 25 साल तक जेल में ही रहेंगे। इसमें इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई, इनकी उम्र को देखा गया। जज ने कहा कि इन्हें एक बार बदलने का मौका देना चाहिए। जेल में इन तीनों के बीच कुछ मतभेद भी होता है, जिसके बाद इन्हें अलग अलग जेल में शिफ्ट कर देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर देश भर में कुल 8 महिला कैदियों को अवार्ड दिया गया। इसमें नेहा वर्मा भी शामिल थी। जेल में रहकर नेहा ने जरदोजी कला या कढ़ाई करना सीखा और महिला कैदियों को भी सिखाया। साथ में ब्यूटिशियन का कोर्स भी यह महिला कैदियों को कराती है। इसके आधार पर ही तिनका तिनका फाउंडेशन की तरफ से नेहा को अवार्ड मिला। मतलब एक ऐसी लड़की जिसने एक परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म कर दी। इतनी बर्बरता से कत्ल किया था कि पुलिस तक कांप गई थी। 2 अदालतों ने 3-3 बार फांसी सुनाया। फिर सबसे बड़ी अदालत उस सजा को 25 साल की उम्र कैद में बदल देती है और अब यहां पर उसी लड़की को अवार्ड दिया गया। दोस्तों, नेहा वर्मा केस हमें यह सिखाता है कि अपराधी हमेशा बाहर से खतरनाक नहीं दिखते। कई बार वो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे होते हैं, जो भरोसे, दोस्ती और मदद के नाम पर हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं। मेघा देशपांडे ने नेहा पर भरोसा किया, उसे अपनी जिंदगी में जगह दी, लेकिन उसी भरोसे ने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया। यह केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक कड़वा सच है कि लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह और गलत संगत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। नेहा, राहुल और मनोज तीनों की उम्र बहुत कम थी। जिंदगी उनके सामने खुली पड़ी थी, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता छोड़कर अपराध का रास्ता चुना और न सिर्फ 3 बेगुनाह लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भी सलाखों के पीछे बर्बाद कर ली। आज नेहा जेल में अवार्ड जीत रही है, जिंदगी बदलने की बातें हो रही हैं, लेकिन मेघा, अश्लेषा और रोहिणी कभी वापस नहीं आएंगी। उनके घर में आज भी सन्नाटा है, उनकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा। इस कहानी का असली मैसेज यही है कि गलत रास्ते से मिली कामयाबी असल में सबसे बड़ी हार होती है और भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यही था नेहा वर्मा केस, एक ऐसी कहानी जिसमें 3 लोगों ने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 3 पीढ़ियों को मिटा दिया और आखिर में खुद भी जिंदगी से हार। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से सबक लिया जाए और गलतियों से बचा जा सके। इस बारे में आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, वह भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।